चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ऑडिबिलिटी कंफर्म, डन, आ रहा है आवाज बराबर? चलो बहुत बढ़िया। रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अपने अपने कैमरा ऑन कर लो, राइट, सो दैट हम लोग अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सके। चलो ग्रेट, कैमरा ऑन हो रहे हैं सबके धीरे धीरे। को होस्ट मेरे ध्यान रखना प्लीज, जिनके कैमरा ऑफ है उनको मीटिंग में से रिमूव कर दीजिए, राइट, ठीक है, प्लीज जरा कंपलसरी है इनके लिए कैमरा ऑन रखना। चलो तो सीधा जाएंगे हम हमारे आज के सेशन के ऊपर, ध्यान से, क्योंकि आपकी जो है वो एग्जाम थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, राइट। 1 और 2 यूनिट काफी टाइम से चल रहा है, प्रैक्टिस भी आपने टेस्ट के रिगार्डिंग की है, मार्किंग भी हमने कर लिया है, तो बट ऑब्वियस है कि अब आपकी ये एग्जाम तो एक्सटेंड हुई है, उसके बाद का तो पता ही नहीं, राइट। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी दे दे आपको, राइट, जिनको नहीं पता अभी तक। बहुत सारे लोगों को अभी भी वो कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है कि सर नेक्स्ट सेमिस्टर में क्यों सर मास प्रमोशन है, बराबर, ऐसा कुछ आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आया है कि भाई सेकेंड फोर्थ सेमिस्टर जो है मास प्रमोशन दिया जाएगा, राइट। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी ये जो डिक्लेरेशन है वो एमएस यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है, बराबर। ये जो नॉर्म्स है दैट डिफर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बराबर। एक एसोसिएशन ने डिसीजन ले लिया है, राइट, बल्कि लेकिन उनके जो मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे कि भाई उनको मास प्रमोट करना या भाई वो एग्जाम ले। तो अभी तक एमएसयू से कोई डिक्लेरेशन आया नहीं है, राइट। तो आई गेस आपको ये क्लियर सबसे पहले मैं कर दूं, जो उस उम्मीद में बैठे हैं सर हमारी भी नैया पार हो जाए, बराबर, बट अभी तक कोई क्लैरिटी इसको लेके नहीं आई है, तो ये क्लियर है। तो बट ऑब्वियस है, जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं आता है तो अपने आगे जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एग्जाम जो है वो डिले हो गई है, लेकिन इससे बाद वाले जो एंड सेमिस्टर है उसमें ऑब्वियसली फिर आपको टाइम ज्यादा नहीं देंगे वो, राइट। और एग्जाम हो या ना हो, ऑब्वियसली हमें टॉपिक पढ़ने हैं ताकि हमें वो सारी चीजें जो है वो फ्यूचर के किसी ना किसी एक मोड पे आपको काम लग जाए, चाहे आगे की कोई एग्जाम्स को लेके हो या आगे के अपने किसी भी एक बिजनेस प्रोफाइल को लेके हो, राइट। तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम हो ना हो वो बात की बात है, राइट। तो यूनिट नंबर 3 हम जो है वो शुरू कर देंगे। यस, आपके पास मटेरियल नहीं है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको जो है वो यहाँ पे सब कुछ जो है वो समझाऊंगा, कुछ चीजें जो मुझे लगेगी वो मैं आपको नोट करवाऊंगा ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के रखो, जब मटेरियल आ जाए तो उसमें आप जो है वो नोट कर लेना, राइट, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 का टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल सोर्सेस। क्या है टॉपिक? सबसे पहला टॉपिक है फाइनेंशियल सोर्सेस, बराबर, राइट। अब कुछ लोगों को शायद ये नाम सुनकर शायद 11th स्टैंडर्ड अगर याद हो तो 11th स्टैंडर्ड बीओ ओसीएम उसमें चैप्टर नंबर 8, बराबर, ये तो बचपन की बात है, कॉमर्स की उन दिनों की बात है, भीड़े के जमाने की, जब आप कॉमर्स आपने 11th स्टैंडर्ड चालू किया था, तो उसमें है ना चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल सोर्सेस के ऊपर पूरा था, राइट, बराबर। चलो तो सबसे पहले ये टर्म हम समझेंगे फाइनेंस को, फिर जाएंगे उसके सोर्सेस के ऊपर, राइट। चलो तो सबसे पहले आप बताएंगे मुझे ये फाइनेंस, ये जो एलिमेंट है, राइट, वो बिजनेस में कितना जरूरी है और कहाँ कहाँ जरूरी है। एकदम रूटीन से, रूटीन के सवाल के साथ हम चालू कर रहे हैं कि भाई ये फाइनेंस है क्या और फाइनेंस बिजनेस के कौन से लेवल पे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, और फाइनेंस क्या इतना जरूरी है बिजनेस के लिए कि और भी कुछ ऑल्टरनेट होगा तो चलेगा। चलो तो यहां से डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरे को होस्ट सुन रहे हैं? को होस्ट? यस मैम, यस सर। ये बेटा बहुत सारे के कैमरा ऑफ है मुझे दिख रहे हैं, तो आपको भी अगर आपके एंड से दिख रहे हैं तो प्लीज इनको जरा रिमूव करिए आप।
Okay. या प्लीज स्टार्ट रिमूविंग देम। राइट, चलिए तो स्टार्ट करेंगे देव के साथ। देव, देव फ्रॉम निजामपुरा। चलो, यस। Sir, finance is known as blood of business. ओके, राइट। क्यों इसको बचपन में ही हमने पढ़ा था, राइट? खून के साथ कंपेयर कर दिया, है ना? तो क्यों ये खून? विदाउट फाइनेंस कुछ मतलब प्लानिंग भी नहीं हो सकता है, मतलब बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता विदाउट फाइनेंस। सबसे पहले ये ब्लड रिलेशन वाला कंसेप्ट समझना है कि ब्लड के साथ कैसे कंपेयर किया। इंसान, ह्यूमन बॉडी में जो खून है, खून, उसको कंपेयर कर दिया फाइनेंस के साथ। तो सबसे पहले ये रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि ये आगे भी बहुत बार आपको आने वाला है और प्रैक्टिकली भी आपको फील तो होना चाहिए ना कि भाई जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में खून की जो रिक्वायरमेंट है, वही लेवल पे बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट। तो वही मतलब जैसे आपको नहीं पता चलेगा, राइट? हाँ बोलो। जैसे ह्यूमन बीइंग विदाउट ब्लड ही कांट सर्वाइव, वैसे ही बिजनेस फाइनेंस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। बराबर है। मतलब जो प्रोसेस है प्लानिंग से लेके पूरी स्टाफिंग कंट्रोलिंग, वो सब में फाइनेंस चाहिए। मतलब मैनेजमेंट के फंक्शंस, शॉर्ट में बोले तो मैनेजमेंट के हर फंक्शन जो है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ, चाहे फिर वो प्लानिंग हो या लास्ट कंट्रोलिंग हो। जो आप बता रहे, हर स्टेज में ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए भाई? पैसा। हर डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस से ऑब्वियसली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो जुड़ा हुआ ही है। आज स्टाफिंग भी आपको मतलब करना है, मैनेजरियल लोग हायर करने हैं, राइट? दो टाइप के लोग होते हैं ना, मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल, लेकिन उनको सामने आपको पे देना पड़ेगा। तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप ऐसे लोगों को हायर कर पाओ, आप उतना पैकेज दे पाओ कि वो आपके यहाँ पे इंटरव्यू देने भी आए, राइट? तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ह्यूमन रिसोर्स भी फाइनेंस के साथ। फिर देखोगे तो मैनेजमेंट के प्रोडक्शन ले लो, सेल्स ले लो, सब जो है वो फाइनेंस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ ही है। या तो हम ऐसा बोले कि बिजनेस का जो एक नॉर्मल साइकिल होता है, बिजनेस की एक साइकिल होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टेज। पहले इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब कंपनी स्टार्ट हुई, इसको हम बोलते हैं स्टार्टअप बिजनेस, राइट? अभी कंपनी स्टार्ट हो रही है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? हाँ, आज का बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त कौन कौन से एक्सपेंसेस है? रूटीन, कोई भी दिमाग में जो आ रहा है, कोई भी बिजनेस चालू करते हैं तो स्टार्टिंग का खर्चा कौन सा? इनिशियल एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल्स ने બધું પરચેસ કરવા માટે, लीगल एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो आपको ऐसी क्लैरिटी ले लेने की, सर एक्सपेंस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस, कि सर नेचर ऑफ बिजनेस इन द सेंस क्या, कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सर्विस सेक्टर में। आया समझ में? उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी ना। और मैं कहीं ना कहीं गलत नहीं हूं, शायद आपने पढ़ा होगा बचपन में दो टाइप का कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। याद है ये फिक्स कैपिटल? रिकॉल करे धवल, फिक्स कैपिटल ख्याल से? गुड मॉर्निंग धवल। फिक्स कैपिटल सर, फिक्स कैपिटल आई थिंक जो लैंड कैपिटल या मशीन्स जो हम लाते हैं। परफेक्ट, अपनी का परफेक्ट। शॉर्ट में फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू बाय फिक्स असेट्स। એવું યાદ રાખવાનું, ફિક્સ કેપિટલ, ફિક્સ ફિક્સ સિમિલર વર્ડ, ફિક્સ કેપિટલ, ફિક્સ એસેટ્સ। અને ફિક્સ એસેટમાં બધું જ આવી ગયું, લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, મશીનરીઝ, ઇક્વિપમેન્ટ્સ, આ બધું જ આવી ગયું। આના માટે ઓબ્વિયસલી કેપિટલ જોઈએ, રાઈટ? અને વર્કિંગ કેપિટલ ઇઝ વોટ? એક્સપેન્સીસ ફોર डे टू डे एक्सपेंसेस, ડે ટુ ડે એક્સપેન્સીસ, બરાબર? કેશ ઓન હેન્ડ, એને આપણે કહીએ વર્કિંગ। જે આપણા નહીં ઘરે મમ્મી અમુક વાર બોલતા છે કે આટલા પૈસા તો રોજે વપરાઈ જાય, ખબર જ નહીં પડતી, બરાબર? એવું કદાચ સાંભળ્યું હોય તમે કે આટલા તો જોઈએ જ ઘરમાં પૈસા, નહીં? અમુક વાર કહેતા હોય પપ્પા મમ્મીની વાતો ચાલતી હોય કે આટલા તો પૈસા જોઈએ જ ઘર ચલાવવા। that is a routine expense, બરાબર? કે આના વગર તો ઘર ચાલે જ નહીં, આટલા તો ખર્ચા થશે જ, દૂધ તો લાવવું જ પડશે, બરાબર છે? અમુક ખાવાનું તો ફૂડ ગ્રેન્સ તો લાવવું જ પડશે ભાઈ। બધું આપણે કટ કરી શકીએ, પણ જે नेसेसिटीज वस्तु जो है, मतलब दैट इज व्हाट अ रूटीन एक्सपेंस। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं बिजनेस हो, फैक्ट्री हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके भी कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होंगे,
राइट, जहां पे आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना, फाइनल अकाउंट्स फॉर्मेट, याद आया बराबर, कितना रट्टा मारा होगा आपने, राइट। तो वो तरीके से तो वो पूरा एनालिसिस अपने को करना पड़ेगा कि भाई इतना पैसा तो चाहिए। मतलब कोई भी बिजनेस चालू करो ना, सबसे पहले ये मत देखना कि भाई मेरा ये बिजनेस में स्कोप कितना है, मैं कितना पैसा कमाऊंगा। सबसे पहले है ना फिक्स एक्सपेंस की लिस्ट बना दो, दैट इज अ मेन क्राइटेरिया, क्योंकि आपको हर महीने उतने पैसे तो रिकवर करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, उतने पैसे तो चाहिए। फॉर एग्जांपल फिक्स सैलरी हो गई, आप चालू करोगे तो स्टाफ हायर करोगे 2-3 जो भी है, बराबर, उनकी फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी आपको, तो दैट इज अ फिक्स एक्सपेंस। फिर भाड़े पे अगर ऑफिस लिए तो आपका वो रेंट, बराबर, तो वो भी आपका हो गया एक फिक्स एक्सपेंस, बराबर। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो दैट इज ऑल्सो फिक्स एक्सपेंस। मतलब इन 3 को अगर मिला के मान लो 20,000 रुपए हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेक इवन मिल गया आपको कि भाई मारे महीने 20,000 रुपया तो कमावाच पड़ से भाई, तो आज खर्चो निकल से, समझ में आया? तो खर्चा खाली निकलेगा, मेरे को जेब में से पैसा नहीं डालना पड़ेगा। और मुझे अगर ज्यादा कमाना है तो 20,000 के ऊपर, मतलब सोचो कि आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मिनिमम 20,000 आपके पास अवेलेबल हो जाए ऑन मंथली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। सोचो, तो इट इज नॉट इजी नहीं है बिजनेस करना। सोचता है कि अरे यार चालू कर देते, ये कर देते, लेकिन फिर सामने है ना फिक्स एक्सपेंस आपके बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे फिक्स एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे, और रूटीन के कुछ एक्सपेंसेस तो नॉमिनल आते ही रहेंगे। तो अगेन मतलब फाइनेंस जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब स्टार्टिंग सर्टिफिकेट लाने के लिए बचपन में पढ़ा था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, याद आयो? एना माटे तमारे बे डॉक्यूमेंट बनावाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट और दूसरा है इंटरनल डॉक्यूमेंट, बराबर। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी नेसेसिटी है, तो ये ऐसे ही थोड़ी बनेगा। फिर प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, याद है प्रोस्पेक्टस आपको? क्या होता है प्रोस्पेक्टस, किसको याद है? कृतिका, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस याद નથી? याद આવશે ના હોય એવું? हेली, प्रोस्पेक्टस भूल गया? चलो याद करवाते, याद है भूल गए? हाँ सर, ऐसा कैसे याद है लेकिन भूल गए? हाँ सर, स्टार्ट कराओ सर, याद आई जैसे, है ना, ऐसा वो स्टार्टिंग पेલું આમ કેવું कॉपी करिए तो स्टार्टिंग बताए ना પછી આખો पैराग्राफ લખી નાખીશ, है ना, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो वैसे ही कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं, वो रिकॉल सर वो चाहिए, वो थोड़ा ऐसा मेमोरी चाहिए सर, है ना। तो देखो याद करवाते, प्रोस्पेक्टस मतलब इनविटेशन कार्ड, प्रोस्पेक्टस मतलब इनविटेशन कार्ड। मतलब क्या है, आज आप एक कंपनी जब शुरू करोगे, बराबर, लोगों को आपको इनवाइट तो करना पड़ेगा ना कि भाई ये मेरी कंपनी है, आओ और हमारे बिजनेस में कैपिटल डालो। આપણે ઘરનો કોઈ મેરેજ ફંક્શન હોય તો ઇન્વિટેશન કાર્ડ જેવું, હવે લોકોને ખબર કેવી રીતે પડે તમારા ઘરે લગન છે? જ્યારે તમને ફોન કરે કાં તો તમને ઇન્વિટેશન કાર્ડ ઘરે આપવા આવે, આવજો હા, समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाट एन इनवाइटिंग लेटर, इनवाइटिंग कार्ड। तो वैसी बड़ी बड़ी कंपनी को पब्लिक में जो है वो क्या इश्यू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। मतलब उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पता है? क्लॉजेस ऑफ एमओए, क्लॉजेस ऑफ एमओए एक शॉर्टकट था नारोल, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, एसोसिएशन, लायबिलिटी। આ બધું તો બચપન में है, ऑब्वियसली सब याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा झाका झाका दिखना चाहिए। हाँ सर आओ कहीं हतू, बराबर है। तो ये सारी चीजों के लिए भी ऑब्वियसली खर्चा तो होगा ना। डॉक्यूमेंटेशन आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बराबर, तो इसलिए कैपिटल इज अ मस्ट। और प्लस यहां तक कि ऐसा नहीं कि खाली इंट्रोडक्शन ग्रोथ स्टेज में पैसा चाहिए, जब डिक्लाइन स्टेज होगा तो उस वक्त भी तो चाहिए कि इनकम नहीं हो रही है लेकिन एक्सपेंस तो आपके फिक्स ही है, तो उस वक्त भी चाहिए रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो आप बच पाओगे, खर्चे निकल पाओगे। और कंपनी जब बंद करनी होगी आपको, मतलब क्या, टोटल शटडाउन, अगर आपको बंद करनी है तो ऑब्वियसली सारी लायबिलिटी तो पे ऑफ करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी शटर मार के कालची नहीं बंद, ऐसा थोड़ी चलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
लिक्विडेशन करने के लिए भी प्रोसीजर होते हैं। लिक्विडेशन मतलब क्या, कंपनी को बंद करना है तो सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सारी लायबिलिटीज आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट आपको आएगा समझ में तो आया कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और आज के सिनेरियो में तो टेक्नोलॉजी का एड ऑन करना, टेक्नोलॉजी का एड ऑन करना ऑब्वियसली उसके लिए भी फाइनेंस इज अ मस्ट। हर नई टेक्नोलॉजी, हर नया सॉफ्टवेयर, हर वो नई मेथोडोलॉजी को ऐड करने के लिए पैसा चाहिए। आज आपको पता है, आपने देखा होगा अलग अलग प्रोविजन में ये क्यूआर कोड आ गए, स्कैनर आ गए, ऐसे जैसे हम फोन से यूपीआई सोर्स से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो मेजोरिटी सब दुकान वाले ने चालू कर दिया है, बराबर। लेकिन आपने देखा ये ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, पेटीएम वाले का अलग से है ना स्पीकर भी आता है, देखा आपने ऐसा? पेटीएम वाले का नहीं देखा कि जब आप पेमेंट करते हो ना तो वो स्पीकर में से बोलता है 500 रुपए आ गए, बराबर ऐसा बोलता है जितना पेमेंट करते हो ना, ताकि वो दुकान वाले का ना तुरंत पता चल जाए कि हाँ, और कस्टमर को भी क्या है वहां पे खाली मतलब 2 मिनट रुकने का, स्कैन किया पेमेंट कर दिया, तुरंत ही वो बोल देगा, मतलब फिर वो दिखाना नहीं पड़ेगा फोन पे आज जो, और फिर वो भी अपने फोन में चेक करेगा ऊपर मैंने जोगा दो। पर टाइम कितना मतलब जाता था इसमें पता है आपको? इसलिए फिर ये क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी आया कि सीधा मतलब बंदा जो है दूसरे कस्टमर के साथ भी बिजी हो, लेकिन उसको मतलब वहां पे रुक के फोन चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे उसने पेमेंट किया तुरंत वो बोला हाँ हो गया पेमेंट कंफर्म, बराबर। लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी को एड ऑन करने के लिए द कॉस्ट इज 500 रुपीज, 500 से 700 रुपए का वो एक ऐसा कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी स्पीकर आ रहा है। मतलब आपको एक्सपेंसेस तो इनकर करने पड़ेंगे अपने बिजनेस को और बेटर बनाने के लिए, बराबर है। तो हमें ये तो पता चला भाई फाइनेंस, बराबर है कि भाई हमें बिजनेस को एक्सपांड करना हो, टेक्नोलॉजी वाइज एड ऑन करना, मॉडर्नाइजेशन एक वर्ड बेस्ट है, बिजनेस को मॉडर्न बनाना हो तो भाई अपने को पैसा तो चाहिए, बराबर। अब जैसे कि अभी रूटीन में ऐसा हुआ था, ये संडे को पता है, संडे को ज्यादातर ऐसा ये बिल्डर्स वगैरह के ना ऐसे घर की बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आती है कंस्ट्रक्शन साइट्स की, देखा आपने ऐसा? मेजोरिटी हर न्यूज़पेपर में संडे को हाउस प्रॉपर्टी, टाइम्स ऑफ इंडिया में तो हाउस प्रॉपर्टी एक अलग से ब्लॉग ही आ जाता है पूरा, देखा है आपने कभी? तो ये बार है ना गुजरात समाचार में 2 ऐसे लिफलेट आए थे, 2 अलग अलग बिल्डर्स के, राइट। उसमें आपने पता है ये बार क्या किया था उसने, लिफलेट के अंदर है ना अपनी इंफॉर्मेशन सब दे दी थी, बराबर। एड्रेस भी लिखा, सब कुछ लिखा, फोटोज भी शेयर किया, लेकिन मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा था कि भाई ये लोकेशन एग्जैक्टली है क्या, ये लोकेशन कहाँ पे, ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया पता है, एड्रेस लिफलेट में लास्ट में एकदम नीचे एड्रेस लिखा, और वो एड्रेस के बाजू में है ना एक छोटा सा क्यूआर कोड का स्टिकर रखा है, क्यूआर कोड का स्टिकर। तो मन में लड्डू फूटा, क्या बात है, कुछ नया है, लाओ मंतर के देखते हैं, नवरे अपने। तो फोन उठाया, बराबर। सर એટલે સ્કેન પછી ક્યાંથી કરવાનું સર? સર ગૂગલ पे થી કરી સર, પેમેન્ટ થઈ ગયું તો? ओ बा कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे पेटीएम कुछ भी ओपन करो और कैमरा ऑन करने का स्कैन का, वो चीज स्कैन करोगे ना सीधा वो आपको लेके जाएगा गूगल के डायरेक्शन वाले पेज पे, नेविगेशन पेज पे, गूगल मैप। मतलब जैसे ही पेटीएम या गूगल पे से भी आप स्कैन करते हो ना, कोई भी सोर्स से स्कैन करोगे सीधा आपको लेके जाएगा कहाँ पे, वो गूगल मैप के नेविगेशन पे, और सीधा मुझे डायरेक्शन जो है वो मिल गया। सी दिस इज टेक्नोलॉजी કે ભાઈ તમારે આવું છે, લો ભાઈ આ સ્કેન કરો, તમને નેવિગેશન મળી ગયું। નહીં તો નહીં આપણે પહેલા એવું કરતા હતા, ફોન કરીને પૂછ્યા તમારે કઈ જગ્યાએ આવ્યું એક્ઝેક્ટ, જરા કોને આના આજુબાજુ કઈ વસ્તુ છે, મેન જરા વસ્તુ કહેજો, કોઈ લેન્ડમાર્ક કહેજો ને જરા। अच्छा પેલો પાણીપુરી વાળો, હવે વાંધો નહીં એની પાછળ આવવાનું, बराबर। फिर बाद में थोड़ा नजदीक जाके वहां पे पूछने का वापस 2 लोगों को, आ जगह कहीं आई, आ जगह पूछते पूछते जाने का। अब तो मगर टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है भाई, लाइव लोकेशन है ना, लोकेशन शेयर कर दो, नेविगेशन से जो है वो आपका कस्टमर इजीली आप तक पहुंच पाएगा। लेकिन आ बधी वस्तु एड करवा શું જોઈએ? ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी જેના માટે જોઈએ पैसो, बराबर। अब आपको पता है अभी रिसेंटली हमने मतलब ये रिसर्च हम लोग भी कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, ताकि हम भी
और नई चीजें जो है वो ऐड ऑन कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। जो 11th स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है वो देख ही रहा है कि हर साल कुछ ना कुछ नया नया छोटे छोटे लेवल पे भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन, अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐड ऑन कर रहा है, राइट। अब हमने रिसेंटली ऐसा देखा, ये जो एमटी क्लासेस है, एमटी महेश ट्यूटोरियल सुना होगा, कुछ लोग शायद उनके अंडर में पढ़े भी होंगे 8, 9, 10th, राइट। तो अभी मतलब हम लोग ना टेक्नोलॉजी वाइज आपको पता है काफी मतलब जो है वो एजुकेशन फील्ड में वो स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी फॉलो देम, है ना। बोलते हैं ना कि वो हमारे लिए मतलब बेंचमार्क है। मतलब हमें कुछ लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो कर रहे हैं, किसी को मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली फॉलोअर्स तो बनना ही पड़ता है तो ही वो लेवल पे पहुंचेंगे। तो वहां पे हमने देखा कि ये लोग क्या करें पता है, अपने 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स की है ना अलग से प्रैक्टिस बुक बनाई है, जिसके अंदर है ना क्वेश्चंस लिखे हैं और फिर ब्लैंक जगह दी है, मतलब बच्चों को उसी बुक में सॉल्व करना है, प्रैक्टिस, राइट। और फिर मतलब क्या, आज मैंने पढ़ा है और आपको मैं बोल दूंगा कि भाई ये 2 सम आपको सॉल्व करने हैं, ये 2 सम आपको सॉल्व करने हैं, बराबर। तो आप सोचोगे सर इसमें नया क्या किया है, सोचो क्या नया होगा। अलग से क्या किया उन्होंने, सेपरेट एक क्या बनाई, बुकलेट बनाई, क्वेश्चन और उसके नीचे ब्लैंक जगह जहां पे बच्चों को जो है वो आंसर सॉल्व करना है। तो सोचो इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐड की होगी, क्या किया होगा। और आगे कुछ आ रहा है दिमाग में, क्या किया होगा, सोचो इस बुकलेट में क्या होगा, ऐसा तो कुछ है, किसी को ऐसा कुछ आ रहा है थॉट, ऐसा सोचो क्या किया होगा, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हाँ कृति ट्राई कर रही है, चलो वेरी गुड। वो क्वेश्चन के आंसर्स और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन के हाँ आंसर का एक्सप्लेनेशन बैक साइड पे, जैसे नहीं बोर्ड बुक में होता था अपने 12th स्टैंडर्ड बोर्ड में कि आगे क्वेश्चन आप्यो અને પાછળની સાઈડ સેક્शन ए અને बी ના आंसर्स, तो कितनी बार अपने लिए बहुत इजी हो जाता था कि भाई चेक कर लेवान बराबर है कि नहीं। चलो एक ये हो सकता है, और थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ खुशबू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, यस। और बस इतनी सोच है, बस सर इससे ऊपर नहीं सोच पाते सर हम, है ना, रिस्ट्रिक्टेड हो गए क्योंकि देखा ही नहीं है सर, मैं कभी ये ट्राई लेवल करूं? का टेक्नोलॉजी। हाँ धवल प्लीज ट्राई करो। सर जो मैथ्स की बुकलेट उन्होंने प्रोवाइड की थी तो शायद वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स है वो उसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और 10th पास करने के बाद मोस्ट ऑफ उसमें से कॉमर्स में भी जा सकते हैं, तो शायद उनके माइंड में फर्स्ट थॉट ये आए कि जिन क्लासेस से उन्हें मैथ्स की बुकलेट मिली शायद उनमें एक बार वो इंटरव्यू ले ट्राई करे कि वो क्लासेस कैसे है, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ेगी और उनके स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, चलो देखो एक मतलब एक्चुअली जो धवल ने बोला ना वो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर, मेरे को एक आइडिया आ गया, मतलब इससे मुझे एक है ना आइडिया आ गया। धवल थैंक यू। क्या आइडिया है पता है, कि मतलब मुझे है ना ये भी देखना है कि मेरे 8, 9, 10th वाले जो बच्चे जहां जा रहे हैं वो किस टेक्नोलॉजी से यूज टू है, वो मुझे भी देना पड़ेगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है समझ में, कि मतलब आप एज अ कस्टमर जिस चीज से जुड़े हुए हो अब वही चीज मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा तो आपका है ना वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि यार यहाँ पे तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन कुछ लोग पता है ऐसा होता है, जैसे कि हम ये ऑनलाइन जब समझाते हैं बच्चों को तो बच्चे पहले से बोलते हैं हाँ तो हमने खबर है। अब जैसे कि मान लो आप ये ऑनलाइन से यूज टू हो, कल उठ के मान लो आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल टाइम इंस्टीट्यूट पे आप गए, बराबर, और टाइम इंस्टीट्यूट ने आपको यही सारे प्रोसीजर समझाए जो अभी हमारे ऑनलाइन के चल रहे, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हमको तो पता है, ठीक है बराबर है, मतलब तुरंत आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने का, लेकिन एक्चुअल मेरा जो सवाल था उसमें ये आंसर नहीं आ रहा है, ये तो आप एड ऑन कर सकते हो। एक्चुअल आंसर ये है, मतलब ये बुकलेट तो ऑब्वियसली फीस में इंक्लूसिव ही होगा तो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दिया नीचे उन्होंने जगह दी सॉल्व करने के लिए, फिर क्या किया पता है उन्होंने क्वेश्चन के बाजू में ही, ध्यान से सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्द हम भी एग्जीक्यूट करेंगे इसको। क्वेश्चन के बाजू में अगेन क्यूआर कोड, क्वेश्चन ની બાજુમાં ક્યુઆર કોડ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાનું, પછી
तुमको चेक करना हो कि बराबर है या नहीं है, तो वो क्यूआर कोड स्कैन करो, क्यूआर कोड स्कैन करो, एमा वीडियो ना फॉर्म में आखो क्वेश्चन एक्सप्लेन કર્યો હશે, मतलब मारो लेक्चर आई जैसे सम नंबर 1 नो, मतलब मैंने सम नंबर 1 खुद सॉल्व किया होगा, मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है, जो आप स्कैन करके देख पाओगे। समझ में आ रहा है? जैसे अभी आप जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो पूरा का पूरा, मतलब इसमें मैं मतलब सोचो कि उनके ट्यूटर ने कितनी मेहनत की होगी, દરેક સમ સોલ્વ કર્યા છે, એના વિડિયો રેકોર્ડ કર્યા અને એને એડિટ કરીને સ્કેન કરીને ચડાઈ દીધા અને બધા સ્ટુડન્ટને મળી જાય ક્લિક ઓફ અ બટન। पता चला धवल? राइट, सोचो नहीं लग रहा आपको ये ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगा, है ना? कितने बड़े लेवल पे आज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खास કરીને है कि नहीं सर? हमारे होमवर्क तो ऐसे ही फिर सॉल्व हो जाएंगे, मजा पड़ी जैसे सर, है ना? लोग इसको उल्टे तरीके से भी लेंगे कि सर आ तो सर आंसर तरत मड़ी जैसे, लेकिन फिर वो थोड़ा तो एथिक्स होगा ना कि पहले खुद ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको वो क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन तो मिल गया, और वो भी ऐसा नहीं सिर्फ आंसर डायरेक्ट, स्टेप बाय स्टेप, आखू स्टेप बाय स्टेप ये सारे जाते सॉल्व કર્યું बराबर। सी तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इन सबके लिए क्या चाहिए भाई? फाइनेंस, पैसों। सी ले लेवल पे पहुंचने के लिए आ रहा है समझ में? सी दिस इज टेक्नोलॉजी, और ये मतलब बहुत कंफर्ट जोन जो है वो प्रोवाइड करेगा, खास करके चीजें जब ऑनलाइन होगी, जब नहीं कनेक्ट हो पा रहे आप फेस टू फेस, तो ये सारी चीजें जो आपके कस्टमर को और कंफर्ट जोन में डालेगी। तो अभी हमें वही पर्सपेक्टिव से आगे और भी सोचना है, बराबर। तो ये मैंने जनरल लेवल पे आपको बताया कि फाइनेंस देखो किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन को और मॉडर्न जो है वो बना सकता है, राइट? ठीक है, और ये भी मैं बोल सकता हूं, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी के सिनेरियो में जिन जिनके बिजनेस रेंट पे होंगे उनके लिए कितना डिफिकल्ट है। जिन जिनके बिजनेसेस रेंट पे है, अगर आपके भी मतलब पेरेंट्स के अगर कुछ बिजनेसेस है और वो भी रेंटेड प्रीमाइस पे है, तो ऑब्वियसली आपको अब तक तो फील हो ही चुका होगा 1.5 साल में तो कि सर मतलब बहुत डिफिकल्टी है सर। लेकिन वही अगर मान लो आपके पेरेंट्स की ओन प्रॉपर्टी हो तो એટલું टेंशन ना आवे, समझ में आया? लेकिन जब वो फिक्स एक्सपेंस जब वो सर पे आता है ना, तब तकलीफ हो जाती है, क्योंकि इनकम यहाँ पे क्या है, फिक्स नहीं है, लेकिन एक्सपेंस वाला फिक्स है। इसलिए आपको बिजनेस में भी क्या है, जल्द से जल्द असेट्स, ओन प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे हैं, कम कम होगा तो चलेगा, लेकिन खुद का होना चाहिए, तो वो आपके लिए ना लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे कि अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगेन इट इज गोइंग टू अफेक्ट ईच एंड एवरी बिजनेस, लेकिन अपने यहाँ पे भी आप देखोगे तो कुछ ओन प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एक्सपेंसेस जो है वो इतनी जो है वो हिट नहीं कर रही है, बराबर है? सारी की सारी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी रेंटेड नहीं है, राइट? कुछ रेंटेड है और कुछ ओन है, तो एटलीस्ट एक्सपेंस क्या हो गया पता है, डिवाइड हो गया, और ऊपर से लोग है इतने सारे जुड़े हुए, तो एक्सपेंस डिवाइड हो जाता है, तो पर्सनल लायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं आती है, राइट? तो ये भी मतलब पार्टनरशिप का ऑब्वियसली एडवांटेज तो होता ही है। तो ये सारी चीजें ऑब्वियस हमें समझनी है कि भाई फाइनेंस का ओवरऑल मैनेजमेंट, राइट, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो अब डिस्कस करेंगे सोर्सेस। सर पैसा आएगा कहां से? तो चलो आप बताओ, पैसा कहां से आएगा? बड़ी दूर से आएगा। कहां से आएगा पैसा? सर ओनर इन्वेस्ट करेगा। ओनर, अच्छा सबसे पहले तो मस्त सवाल याद आ गया, देखो सुजल ने मेरे को मस्त एक जो है सवाल दे दिया है आपको पूछने के लिए, डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। ए हा, मजा ही है। डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, चलो सोचो, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। मेरे को होस्ट सुन रहे हैं? है को होस्ट? यस सर। ये बेटा बाकी सबके कैमरा देखो आप जरा, बहुत सर मस्त। वो लोग वापस ज्वाइन हो रहे हैं, मैंने रिमूव किया। तो वापस तो आप ही ज्वाइन कर रहे हो ना उनको? हाँ तो सर नहीं हाँ, करना। नहीं वापस अभी मतलब ये लास्ट बार इनको रिमूव कर दो, और फिर अगर वापस फिर वो आके अगर ऑफ कर देते हैं तो आप उनके नाम नोट कर लो, ओके सर। राइट? हाँ, फिर उनको बार बार ऐड नहीं करना है, गलतियां थोड़ी Okay. बार बार हम लोग जो है उनको करने देंगे,
ओके यस, ठीक है। चलो तो बात करेंगे, किससे बात करें भाई? कृति फ्रॉम ओपी रोड। यस सर। बोले हाँ कृति, ओनर અને ઇન્વેસ્ટર માં ડિફરન્સ? સર ભાઈ સર સિબલિંગ્સ है ना, सेम જ તો લાગે છે સર, ઓનર અને ઇન્વેસ્ટર સેમ જ તો કહેવાય। हाँ मतलब सर पैसे तो दोनों लाते हैं। पैसे तो दोनों ही देते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा? एक ब्लैक मनी देता है, एक व्हाइट मनी। ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस बहुत चल रहा है मार्केट में, तो आવું कही છે सर, ब्लैक मनी व्हाइट मनी ऐसा कुछ? पैसा तो दोनों देते हैं। हाँ सुजल? સર ઓનર જાતે પૈસા લાવે અને ઇન્વેસ્ટર પોતાના પૈસા એ બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટ કરે। तो ओनर इन्वेस्ट ना करे? સર ઇન્વેસ્ટર્સને કમિશન મળે ને, इन्वेस्टर ने વ્યાજ कमिशन से વ્યાજ સર પૈસા વ્યાજ. રોક્યા હોય એનું ડિવિડન્ડ। એટલે બધું બોલી ગયો તું તો એક સાથે, વ્યાજ બી બોલી ગયો, કમિશન બી બોલી ગયો, ડિવિડન્ડ બી બોલી ગયો, બધું અલગ અલગ છે, ત્રણ ટર્મ્સ અલગ છે, બધું સેમ નહીં, બરાબર? તો તું બોલે છે બધું બરાબર છે, પણ બધું ભેગું થઈ ગયું છે, આપણે છૂટું પાડીએ હમણાં, ઉભા રહો। હા આયુષ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ये जो ओनर होते हैं वो कैपिटल तो लाते हैं, लेकिन वो साथ में फर्म भी चलाते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो फर्म नहीं चलाते, वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। आहा आहा आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि भाई अपना जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना है ये, इसमें से अब मान लो जय मेहता से हमने 10 लाख रुपए की लोन ली, जय आपसे ना, हाँ बराबर, जय से हमने क्या लिए? 10 लाख की लोन ली है, बराबर है। तो जय ने क्या बोला? हाँ सर लो 10 लाख रुपया आप ही दईस, लेकिन मुझे आप जो है 8% इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा देना, बराबर। तो जय जो है वो मुझे पैसा तो दे रहा है, लेकिन जय क्या है? इन्वेस्टर है, मतलब उसने सिर्फ पैसा दिया है। जय ने ऐसा बोला, मैंने ऐसा कभी सुना अभी बोलते हुए कि जय ने बोला सर प्रॉफिट आप जो सर, जय ने क्या बोला? सर मारा पैसा पाछा आप ही दे जो इंटरेस्ट साथ है। मतलब जय को ओनरशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जय को तो खाली पैसे देने हैं जो वापस उसको चाहिए इंटरेस्ट के साथ, बराबर है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं, ओनर जो है वो खुद ऑब्वियसली ओनरशिप भी रखता है और मैनेजमेंट भी करता है, बराबर है, राइट। जो खुद पैसा लगाता है और मालिक भी है, और जो मालिक होता है वो ऑब्वियसली रिस्क बेयर करेगा, और जो रिस्क बेयर करेगा वो प्रॉफिट लेके जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ पैसा देता है, ओनरशिप लेता नहीं है, और जो ओनर नहीं होता है वो रिस्क उठाता नहीं है, और जो रिस्क नहीं उठाएगा वो ऑब्वियसली प्रॉफिट में भी हिस्सा रखेगा नहीं, बराबर। तो शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूं, बराबर, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओनर जो खुद बिजनेस में पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। अकाउंटिंग टर्म में थोड़ा जा रहे हैं, कॉमर्स के टर्म में जा रहे हैं। ओनर जो खुद बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, बराबर। और उधारी का लिया हुआ पैसा बिजनेस में जो लगाते हैं, उधारी का लिया हुआ पैसा बिजनेस में जो लगाते हैं उसको बोलते हैं लोन। दो टाइप का फाइनेंस आया, दोनों है तो पैसा, लेकिन खुद का जो पैसा लगाए वो क्या है? कैपिटल, और किसी और का पैसा लगाए वो क्या है? लोन, बोल सकते हैं। तो दो मेन सोर्स अपने को मिले, एक है ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड, बराबर। एक है ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। ओनर फंड ऑब्वियसली खुद का पैसा, बोरोड फंड उधारी का पैसा जो बिजनेस में लगाया। आया समझ में? तो मेन दो ये सोर्स होते हैं भाई, ओनर्स फंड और बोरोड फंड, जहां से पैसा आएगा। अब कंपनी की मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि भाई ओनर्स फंड के थ्रू पैसा रेस करने का, या तो बोरोड फंड के थ्रू, या तो मिक्सचर ऑफ बोथ। कैपिटल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। आ बेनु मिक्सचर थी तमे रेस करो ने तो ने कैपिटल स्ट्रक्चर कहवाय। ये सब सुनना ध्यान से, सारी चीजें जो है आपको पैम्पलेट में नहीं मिलेगी, कॉलेज का मटेरियल लिमिटेड सोर्स होता है सब कुछ कंटेंट का,
तो ओवरऑल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अब बात आएगी ओनर्स फंड की पहले, मतलब ओनर जो खुद पैसा लगाता है वो, बराबर है। अब तो ओनर जो है वो बेसिकली बिजनेस में किस तरीके से मतलब आप जो है वो पैसा रेज करोगे, तो हमें क्या इश्यू करना पड़ेगा, हमें इश्यू करना पड़ेगा शेयर्स। हमें क्या इश्यू करना पड़ेगा, शेयर्स। अब बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं बेसिक पता है शेयर्स क्या होते हैं, है ना, शेयर्स क्या होते हैं, तो सिंपल है, बोल सकते हैं व्हेन यू डिवाइड द कैपिटल इनटू पार्ट्स। व्हेन यू डिवाइड द कैपिटल इनटू पार्ट, मतलब आज मान लो कि भाई मेरी कंपनी है और मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, बराबर है। अब मैं किसी से मांगूंगा, हेतवी 10 करोड़ आपने, सर शांति राखो, लॉकडाउन से हमारा शांति राखो, बराबर। इतना बड़ा अमाउंट इजीली मुझे मिलने वाला नहीं है, बराबर, और वो भी किसी एक ही इंसान से वेरी डिफिकल्ट। और मैं तो बोलूं अगर हितवी के पास भी अगर हो तो उसको इतना बड़ा अमाउंट एक जगह पे इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सारा पैसा आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क भी तो बढ़ जाएगा। पैसा आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड, है कि नहीं, बराबर है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये 10 करोड़ रुपए को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 करोड़ को 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लेते इसको मैंने 10 लाख पार्ट में, 10 लाख पार्ट में, मतलब पार्ट नहीं बोलते तेरा पार्ट, ये तेरा हिस्सा, तेरा हिस्सा, हिस्सा मतलब तेरा शेयर। तो 10 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, 10 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, मतलब एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, 10 रुपए। तो अब मैं हितवी को क्या बोलूंगा, हितवी 10 शेयर ले लेना, सर 10 चलो सर 1000 शेयर लीधा, बस 1000 शेयर એટલે इंटू 10 એટલે 10,000 ना शेयर ले लीधा। तो ऐसे करके मैंने क्या किए, मेरे कंपनी के क्या इश्यू किए, शेयर्स, और सामने आपसे मैंने क्या लिया, कैपिटल। तो जो शेयर्स खरीदने वाला है वो कौन है, शेयर होल्डर। शेयर्स खरीदने वाले कौन है, शेयर होल्डर, ऑब्वियसली। और आपने बिजनेस में क्या दिया है, कैपिटल, तो आप बिजनेस के क्या बन जाते हो, ओनर्स, बराबर है। तो पहला बाय इशूइंग व्हाट, इक्विटी शेयर्स। बेसिक सब हम लोग रिकॉल कर रहे हैं सब, बराबर, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आगे सब आएगा। तो पहला हो गया इक्विटी शेयर्स। दूसरा भी कोई था शेयर, इक्विटी का भाई कौन है दूसरा, हर्ष। ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ હર્ષ. ઇક્વિટી શેર્સ ની સાથે બીજું હતું શું ઇશ્યુ કરી શકે, હજુ એક શેર, પ્રેફરન્સ શેર. परफेक्ट, बराबर है, याद है सब प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में रियल ओनर कौन है, याद है आपको ऐसा कुछ, हु इज द रियल ओनर, इक्विटी. इक्विटी इज द रियल ओनर, शेयर होल्डर है कि नहीं, है। तो देखो ओनर्स, दोनों ओनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर है, मतलब वो भी कैपिटल लाता है तो वो भी ओनर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर है, दोनों है तो ओनर, लेकिन इक्विटी इज द रियल ओनर एंड प्रेफरेंस इज द सेकेंडरी ओनर, बराबर है। सर ऐसा क्यों, तो ऑब्वियसली कुछ अलग अलग दोनों में फीचर्स है, दोनों में अलग अलग फीचर्स है। सर क्या क्या फीचर्स है वो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड जो मिलता है, सुजल सांभळजे, डिविडेंड शू होय, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे जो 50 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, जो दिख रहे हैं मुझे, मान लो आप सबने मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, आप सबने मेरे कंपनी का शेयर्स खरीदा, आप सब शेयर होल्डर हो गए, मतलब आप सब मालिक हो गए। मान लो ईयर एंड में मुझे प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए, आप सब लोगों ने मिलके मान लेते हैं कुछ 50 लाख रुपए दिए, सबने मिलके 50 लाख, वो मैंने इन्वेस्ट किए, मुझे ईयर एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, 10 लाख। तो ये 10 लाख जो है प्रॉफिट, राइट, वो ऑब्वियसली आपने जितना इन्वेस्ट किया होगा उसके प्रोपोर्शन में वो प्रॉफिट क्या होगा, डिवाइड। तो प्रॉफिट जो डिवाइड होता है शेयर होल्डर्स के बीच में, उसको बोलते हैं डिविडेंड। डन। तो सुजल, डिविडेंड इज व्हाट, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। शेयर्स क्या है, अ पार्ट ऑफ कैपिटल, शेयर्स मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स में जो बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, बराबर है, राइट। अब
तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो कैसा होता है? फिक्स, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो या ना हो। अच्छा, अभी मजा आएगा। विंसेंट, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने क्या बोला कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसा देने का? फिक्स, बराबर है, राइट? तो जब बिजनेस में लॉस होता हो तो उस वक्त प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देने का? Sir, it will be they will not be given that year, but cumulatively it will be accumulated, and then they'll give it in the next year when they have got profit. It will be accumulated. They would not be provided. Barabar, there is such no concept of cumulative on that particular year. If they are incurring the loss, so obviously they won't be provided any amount because they are again the owners, right? समझ में आया आपको? लॉस हुआ तो कुछ भी नहीं, डिविडेंड तो क्या, प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो काय का पैसा? समझ में आया? तो दोनों को, इक्विटी और प्रेफरेंस को कब कुछ मिलेगा? जब कंपनी में जिस साल प्रॉफिट हुआ उसी साल मिलेगा। जिस साल लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस उल्टा उनको बेयर करना है, लॉस जो है वो बटेगा सब में, लेकिन ऑब्वियस उनको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा तो मिलेगा नहीं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं। समझ में आया? तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और ऑब्वियसली लॉस हो तब तो कुछ भी मिलेगा नहीं, बराबर। लेकिन वही इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर्स को प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, और अगेन जब भी लॉस होगा तो उनको कुछ भी मिलेगा नहीं, बराबर। और इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क भी हाईएस्ट उठाते हैं, रिस्क हाईएस्ट उठाते हैं। कैसे? क्योंकि अगर कल उठ के कंपनी बंद हो गई तो सबसे पहले पेमेंट किसको देने का? किसको देने का सबसे पहले? ओवरऑल किसको देने का? अपने जो क्रेडिटर्स है वो, अपने जो उधारी है जो पेंडिंग है पहले वो, फिर पैसे बचे तो प्रेफरेंस, और फिर बचे तो इक्विटी। वो प्रेफरेंस का नाम इसलिए क्योंकि उसको लिक्विडेशन के वक्त प्रेफरेंस पहले मिलता है, बराबर है। तो लास्ट में जो बचे वो इक्विटी। लेकिन वही प्रॉफिट हो गया ना तो जलसा है, प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिटर्स को भी आपको फिक्स अमाउंट देनी है, जो भी इंटरेस्ट का रेट है, बराबर। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और बाकी जो पैसा बच गया इक्विटी का लाइफ जिंगालाला, है कि नहीं? तो रिस्क है लेकिन इश्क है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं का हो रहा है। लेकिन अगर कल उठ के लॉस हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इक्विटी का ही है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, बीच में अभी आपने ऐसा सुना होगा, एलन मस्क इज द न्यू हर्षद मेहता, सुना आपने ऐसा न्यूज में? ससुरा कुछ लोग बोले सर एलन मस्क है कौन सर, ये नया मार्केट में सर कोई मास्क आया है, एलन मस्क है कौन सर, ये पता है आप सब लोगों को? बराबर। हाँ, कौन है विंसेंट? ये CEO ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स। सीईओ, बराबर। टेस्ला ब्रांड, गूगल करके देखना जिसको ना पता हो, टाइप करना टेस्ला, ऐसी ऐसी इमेज आपको दिखेगी जो शायद आपके सपने में भी नहीं आती है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको दिखने वाले हैं, ऐसी ऐसी कार आपको दिखेगी, ऐसा ऐसा ऑटोमेशन कार में दिखेगा जो कभी हमने सपने में नहीं सोचा होगा, इंडियन रोड्स पे तो कभी नहीं दिखने वाला है, बराबर है। यहाँ पे तो बम्पर ही ऐसे कि जैसे हम बम्पर कूदते हैं पावागढ़ छू के आते हैं वापस, हे माँ माताजी पाछળ વાળો તો પડી જ જાય એવા બમ્પર બનાયા છે। તો અહીંયા ટેસ્લાની કાર આવે તો નીચે તો આપણું જે છે ને ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ એટલું નાનું હોય ને ગોબા પડી જાય, બહુ અઘરું છે અહીંયા, બરાબર। तो इतना बड़ा आदमी है वो एलन मस्क, मतलब ऐसा बोल सकते थे, मतलब पीपल वेर ब्लाइंड फॉलोअर्स, पीपल वेर ब्लाइंड फॉलोअर्स। जैसे कि नहीं हर्षद मेहता स्कैम 1992 देखा हो तो, नहीं एक जमाना था जब उसने बोला पैसा डालो तो डालेंगे, उसने बोला पैसा विड्रॉ करो तो विड्रॉ करेंगे, ऐसा उसका मतलब ब्रांडिंग था, ब्रांड था। नहीं, हर्षद मेहता वाज नॉट द नेम, इट वाज अ ब्रांड। तो वैसे एलन मस्क जो है ना बहुत बड़ा नाम था मार्केट में, पागलों की तरह मतलब लोग फॉलो करते थे उसको, एंटरप्रेन्योर था, मोटिवेशनल स्पीकर था, इनोवेटर था, बहुत कुछ था, राइट।
तो पता है आपको शॉर्ट में, खाली आपको मैं बताऊं शॉर्ट में कैसा उसने स्कैम किया। आगे अभी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिट नंबर 3 में ही आगे स्टॉक मार्केट आने वाला है। स्टॉक मार्केट का भी टॉपिक है तो वो तो हम डिस्कस करेंगे। ये तो अभी एकदम क्लिक हुआ, एलन मस्क एकदम याद आ गया, दिमाग से नहीं जा रहा है क्योंकि कर डाला ना सबका कल्याण। बराबर कैसे किया तो शॉर्ट में आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, और बाद में अगर आपको इंटरेस्ट आए ना तो यूट्यूब पे जरा सर्च करना, वीडियो देखना, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजा आने वाला है। क्रिप्टो करेंसी के साथ किया था कुछ। हाँ, राइट। अभी शॉर्ट में खाली आपको मैं ऐसा बता दूं, राइट, जैसे अपना स्टॉक मार्केट है, बराबर है, राइट, शेयर मार्केट है अपना, वैसे ही बेसिकली मतलब है ना इंटरनेशनल लेवल पे एक क्रिप्टो मार्केट है, एक है क्रिप्टो मार्केट, बराबर, इंटरनेशनल लेवल पे। डिटेलिंग में अभी हम नहीं जा रहे, बराबर, वो स्टॉक मार्केट में जब आएगा तब। अभी खाली इतना समझो कि जैसा अपने यहाँ पे स्टॉक मार्केट है वैसा वहां पे क्रिप्टो मार्केट है, बराबर। तो ये बंदा, और शायद आपने ये वर्ड मार्केट बहुत सुना, बिटकॉइन, ये वर्ड सुना हो, बराबर, बिटकॉइन। जैसे अपने यहाँ पे कैसे होता है शेयर्स, वैसे वहां पे वो क्रिप्टो मार्केट में क्या है, बिटकॉइन है, राइट। तो उन्होंने ऐसा बोला, एलन मस्क ने ये बोला कि अब हम जो है कस्टमर को मनी सोर्स की जगह पे बिटकॉइन हम एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आज अगर वो कोई भी उसके कस्टमर टेस्ला की कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आएंगे उनके सेंटर पे, तो उनको सपोज कार है तो कार के बदले उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिटकॉइन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। मतलब आप सब लोग बिटकॉइन खरीदो, आप सब लोग बिटकॉइन खरीदो, फ्यूचर में आप जो है वो पैसे की जगह अपना ये बिटकॉइन दे के मेरा ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो। और उसने खुद भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। ऑब्वियसली पहले खुद तो एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा ना, तो ही तो लोगों को भरोसा आएगा। आज मैं ही मतलब नहीं डालूंगा, इन्वेस्ट नहीं करूंगा और आपको बोलूंगा करो, तो आप क्या बोलोगे, पहला तू कर, बराबर। तो उसने ना कुछ अराउंड, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, कुछ अराउंड, मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, कि उसने 1000, मान लो कि भाई 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, बराबर, अपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बोल रहा हूं, उसने कितना किया, 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। अब अमाउंट बहुत बड़ी है तो आपको ऑटोमेटिकली भरोसा आएगा कि ये बंदे ने भी किया है, मतलब ऑब्वियसली कुछ तो दम होगा, ट्रस्ट आ गया आपको। एक तो बंदा एकदम जेन्युइन प्लस अमाउंट इतनी बड़ी, तो आपको क्या हो गया, भरोसा। तो मैंने भी क्या किया, मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे पूरे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने क्या किया, बिटकॉइन खरीद लिया। अब सब लोग जब खरीदेंगे तो उस चीज की ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी, उस चीज की प्राइस बढ़ेगी। तो आप मानते हो मार्केट में जब चीज की डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस इंक्रीजेस। तो पागलों की तरह बिटकॉइन के प्राइस बढ़ गए, बराबर। अब जब इसके प्राइस जबरदस्त बढ़ गए, और बढ़ गए मतलब कितना बढ़ गया पता है, मतलब शायद अगर आपने मान लो 5 रुपए का अगर कोई लिया हो ना, 5 रुपए का सिंगल, मान लो सिंगल बिटकॉइन एग्जांपल ले रहा, 5 रुपए का, तो 5 रुपए का हो गया कितना पता है, 40, 5 रुपए का 40 हो गया। मतलब अगर मान लो तुमने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कितना, अगर 5000 रुपए इन्वेस्ट किया हो, 5000 रुपए इन्वेस्ट किया हो आपने फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 40,000 रुपया मिलेगा। सर जोरदार सर, रातों रात अमीर हो जाते सब, है ना। तो ऐसे लोगों ने भी इन्वेस्ट किया पागलों की तरह, प्राइस बढ़ गए। अब जब प्राइस बढ़ गए ना, तो एलन मस्क ने क्या किया, अपने सारे बिटकॉइन बेच दिए। 1000 करोड़ रुपए का जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था, सामने उसको है ना 2000 करोड़ रुपए मिल गए। उसने क्या कर दिया, बिटकॉइन बेच दिया। और बेचने के बाद उसने अनाउंस कर दिया, बेचने के बाद अनाउंस कर दिया कि बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज अब हम बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब हम बिटकॉइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठुल्लू, बिटकॉइन के प्राइस गिर गए, सबके पैसे डूब गए, और ये बंदा पैसे लेके चला गया। जो क्यों करूं, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है कि सबको बोला आओ आओ आओ, मैंने भी लगाया पैसे, आप सब भी आए, आपने भी पैसे लगाए, प्राइस बढ़ा, मैं मेजोरिटी पैसा लेके निकल गया, और फिर अनाउंस कर दिया कि भाई अब बिटकॉइन में एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, प्राइस गिर गया, आप सबके पैसे डूब गए।
द न्यू हर्षद मेहता। समझ में आ रहा है? हाँ अंशुल बोलो। सर उसने इलन मस्क ने सेम चीज डॉज कॉइन के लिए भी करी है अभी। मतलब एक ट्वीट वही- डाला, भाव बढ़ गया, फिर अभी वापस भाव एकदम नीचे एकदम। यस उसमें भी स्पेसिफिकली शेयर्स के भी जैसे टाइप होते हैं वैसे बिटकॉइन के भी टाइप्स है। तो उसमें स्पेसिफिकली ना एलोन मस्क डॉज कॉइन करके है, डॉज कॉइन करके, उसमें उसने मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट किया था और सब लोगों ने बेसिकली वो कॉइन खरीदा और उसके प्राइस जो मैं वो बोल रहा हूँ इट वाज मोर देन 100%। इतना सर value- तब वो जब उन्होंने ट्वीट डाला तब 45 और 50 समथिंग कुछ रेट चल रहा था, और अभी आज की डेट में 21 रुपीज। चलो देखो ये सारी चीजें है कि नहीं? तो समझो कि मतलब ये लेवल पे देखो मतलब मार्केट में इट इज वेरी रिस्की। बहुत सारे मतलब नहीं इतना बड़ा रिलायबल सोर्स ट्रस्ट किया चलो उसने भी कर दिया। तो बहुत जबरदस्त है लोग ये जो अपनाते ऐसा चलो भाई शेयर मार्केट ये क्रिप्टो मार्केट ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगेन रेगुलर आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सोचो जिन्होंने मतलब बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा लैक्स एंड करोड़ का, जैसे कि रचना सर जब अभी ये आया, ये जब ट्वीट हुआ था ना, उसके बाद आई गेस मुंबई में से एक सीईओ था एक दूसरी कंपनी का, उन्होंने मोर देन 1 करोड़ या फिर आई गेस 1 बिलियन बिटकॉइन या वर्थ बिटकॉइन डोनेट कर दिए थे इंडिया फंड्स के लिए। तो उसके वजह से पूरा मार्केट रेड मार्केट हो गया था, सारे कॉइन्स का रेट एकदम जीरो, एकदम कम था। यस और आगे वही हम समझेंगे बहुत अभी अभी है ना टॉपिक्स। तो आप है ना F5 में हो ना तो एक्चुअली क्या पता है टॉपिक स्टार्टिंग में है ना सब्जेक्ट में अपने को है ना पहले रूटीन वो आपके 11 12 के रिपीटेशन हो रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करना आगे के जो टॉपिक है वो सब नया आने वाला है आपको। मतलब दे वांटेड कि पहले बेस के साथ आपकी क्लैरिटी हो जाए फिर वापस नई नई चीजें। तो जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ेंगे ना आगे बहुत नई नई चीजें आप पढ़ने वाले हो डिटेल में जो हमने 11 12 में इतना नहीं पढ़ा था। जैसे बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट। आपको ये पता है बुल और बेयर ये सिंबल क्यों है? ये पता है आपको? कृषित पता है? आप बुल કેમ નામ આપ્યું છે बुल? સર બુલ આમ ઉપર મારે ને તો માર્કેટ ઉપર જાય અને બેર આમ નીચે મારે તો માર્કેટ नीचे जाए એ રીતે। એટલે सी स्पेसिफिकली बताओ मैं बुल अगर आपने कभी देखा हो बुल बराबर सिंगड़े वाला देखा है स्पोर्ट्स चैनल पे आता है ना? तो वो आपको है ना ऐसे उछालता है नीचे से ऊपर उछालता है मतलब मार्केट ऊपर। समझ में आया? ग्रीन 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 कलर दिखता है ग्रीन एरो मार्केट ऊपर। वो बुल क्या करता है ऐसा नीचे से टिश करके उछालता है ऊपर बराबर। और बेर जो है ना बेर उछालता ही नहीं है बेर धीरे धीरे ऐसा खड़ा होता है धीरे 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 नीचे झुकता है आपकी तरह हो जाता है। नहीं दिन में आप अभी उठे धीरे 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 बेड पे गिर जाओ है ना टेडी बेयर जैसा है। मानस ऐसा पहले उठा फिर धीरे धीरे ऐसा पूरा झुक जाता है। देखा होगा टेडी बियर को कभी आपने है ना एकदम हम बेचारे ढीलो ढीलो है एकदम चले तो पड़ जाए। तो दैट इज डाउन मार्केट बराबर है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे छोटी छोटी चीजें ठीक है। चलो तो आई गेस आज के लिए काफी है वीडियो लेक्चर्स में यही सारी चीजें हैं तो अच्छे से देखना कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो पूछना ठीक है। चलो बाय एवरीवन टेक केयर बाय डे बाय सर गुड डे बाय सर बाय बाय।